नमस्कार। आज द स्टोरी टुडे में पद्मश्री बसंती दीदी की कहानी। पिथौरागढ़ जिले का दिगरा गांव, डीडीहाट तहसील का यह गांव सिंगाली के बस्तड़ी, उड़मा, पत्थरकोट से सटा हुआ है। इसी गांव के एक साधारण परिवार में जन्मी बसंती दीदी को वर्ष 2022 में भारत के सबसे बड़े 4 पुरस्कारों में शामिल पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। बसंती देवी, जिनका विवाह महज 12 साल की उम्र में हो गया था और दुर्भाग्य से वह विवाह के महज 3 साल के भीतर ही विधवा हो गई थी। केवल 15 साल की उम्र में पति को खोने वाली बसंती देवी के नारी सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए तमाम संघर्षों से लेकर पद्मश्री पुरस्कार पाने तक की पूरी कहानी आज आप सुनेंगे। बसंती दीदी का जन्म दिगरा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ। पिता बिहार पुलिस में तैनात थे। उस दौर में बेटियों की शादी जल्दी कर दी जाती थी। अन्य लड़कियों की तरह ही बसंती देवी का विवाह भी महज 12 साल की उम्र में हो गया था। जो उम्र बेटियों के माँ के आंचल में छुपकर खेलने की होती है, उस उम्र में बसंती देवी अपना घर, माता पिता और भाइयों से दूर एक अजनबी के साथ ब्याह कर ख्वाकोट गांव पहुंच गई। 12 साल की उम्र में बेटी से बहू बनी बसंती देवी अन्य बहुओं की तरह ही घर से लेकर बाहर तक के सभी काम निपटाने में जुटी रहती। पढ़ाई के साथ ही शिक्षक की ट्रेनिंग ले रहे पति के साथ सुनहरे भविष्य के सपने देख रही बसंती देवी के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन बसंती जब तक घर गृहस्थी के मायने समझ पाती, 12वीं कक्षा में पढ़ रहे उनके पति अचानक बीमार पड़े और उनका देहांत हो गया। तब बसंती की उम्र महज 15 साल थी। बाल विधवा बसंती के जीवन में अब केवल अंधेरा था। इतनी कम उम्र में विवाह और फिर 2-3 साल के भीतर ही पति की मौत, मानो जैसे बालिका बसंती के सारे सपने एक साथ बिखर गए हों। परिवार के हर सदस्य की अपनी अपनी पीड़ा, सास के ताने, उलाहना, यह सब छोटी सी उम्र में पति को खोने वाली एक बालिका के लिए आसान नहीं था। बेटी की पीड़ा और परेशानी देखकर 15 साल की बसंती को पिता अपने साथ वापस दिगरा गांव ले आए। बसंती की हम उम्र गांव की कई बेटियों का अभी विवाह भी नहीं हुआ था। जिन बेटियों का विवाह हो गया था वह ससुराल में खुश थीं। माता पिता बसंती को देखते तो कलेजा मुंह को आ जाता। चाहते तो उसका कहीं और रिश्ता कर देते, लेकिन बसंती देवी ने दोबारा विवाह करने से मना कर दिया और स्कूल जाने की इच्छा जताई। इस बीच उनकी एक परिचित ने उनके माता पिता को बसंती देवी को गांधी जी की शिष्या सरला बहन द्वारा कौसानी में स्थापित आश्रम में भेजने की सलाह दी। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें कौसानी के आश्रम पहुंचाया। शादी से पहले 4वीं कक्षा तक पढ़ी बसंती देवी के भीतर पढ़ाई को लेकर गजब की लगन और उत्साह था। उन्होंने आश्रम में रहते हुए तमाम सामाजिक कार्यों के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी और पिथौरागढ़ के एचोली स्कूल से 8वीं हाई स्कूल और इंटर तक की पढ़ाई की। इस दौरान अल्मोड़ा के धौला देवी विकास खंड क्षेत्र के गांव में बालबाड़ी का संचालन कर महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया। बसंती देवी के पिता उनका हमेशा मनोबल बढ़ाते रहते थे। इस बीच बसंती दीदी ने अल्मोड़ा जिले के धौला देवी ब्लॉक में आयोजित बालबाड़ी कार्यक्रमों में शामिल होकर समाज सेवा जारी रखी। गांव की महिलाओं के समूह बनाकर महिला सशक्तिकरण को लेकर काम किए। उनका सबसे बड़ा काम गांव की महिलाओं को जागरूक करने और अल्मोड़ा जिले की प्रमुख कोसी नदी को बचाने की दिशा में रहा है। बसंती दीदी कहती हैं, 2003 में एक दिन उन्होंने एक समाचार पत्र में एक लेख पढ़ा जिसमें अल्मोड़ा की प्रमुख नदी कोसी के सूखने की कगार पर पहुंचने की बात लिखी गई थी, जिसमें कहा गया था कि यदि जंगलों की कटाई नहीं रोकी गई तो कोसी केवल 10 साल में ही मर जाएगी। सरला दीदी ने भी उन्हें कोसी नदी को बचाने के लिए सलाह दी थी। यहीं से बसंती देवी के जीवन को एक नया लक्ष्य मिला। इस लेख का उनके जीवन पर इतना असर पड़ा कि उन्होंने कोसी के साथ ही अन्य छोटी नदियों को बचाने का संकल्प ले लिया। लेकिन यह काम आसान नहीं था। जब बसंती देवी गांव में गईं तो उन्हें युवा महिलाएं नजर ही नहीं आई। कई बार ऐसा हुआ तो उन्होंने गांव के लोगों से पूछ ही लिया कि आखिर महिलाएं उन्हें घरों में क्यों नहीं मिलती हैं।
तब उन्हें बताया गया कि महिलाएं लकड़ी और चारा लाने सुबह ही जंगल चली जाती हैं और देर शाम लौटती हैं। बसंती देवी ने देखा कि गांव के हर घर के आसपास सूखी और कच्ची लकड़ियों के कई ढेर जमा हैं। उनके मन में एक सवाल उठने लगा कि जब पर्याप्त मात्रा में जलाने के लिए लकड़ी है तो फिर क्यों जंगल काटे जा रहे हैं। इसके बाद अगले दिन बसंती देवी सुबह ही गांव जाकर जंगल जाने वाले रास्ते में बैठ गई। उन्होंने जंगल जा रही महिलाओं से जब बातचीत की तो कई महिलाओं ने उन्हें आपबीती बताई। महिलाओं ने बताया कि जब से वह ब्याह कर इस गांव में आई हैं, उन्होंने कभी कोई मेला या किसी की बारात नहीं देखी है। सास ससुर कहीं जाने नहीं देते हैं। सुबह ही उन्हें दराती और रस्सी देकर जंगल भेज दिया जाता है। शाम को लौटकर ठंडा और बासी भात खाने को दिया जाता है। महिलाओं ने बसंती दीदी को बताया कि तमाम परेशानियों से तंग आकर कुछ नवविवाहिताओं ने आत्महत्या तक कर ली है। इस डर से दूसरे गांवों के लोगों ने इस गांव में बेटी देना भी बंद कर दिया है। तब बसंती दीदी ने उन्हें समझाया कि आत्महत्या करना इसका समाधान नहीं है। उन्होंने महिलाओं से अपने अधिकारों के साथ ही जंगल बचाने के लिए आवाज़ उठाने को कहा। इसके बाद महिलाओं के मंगल दलों का गठन किया गया। इसके लिए ग्रामीण बुजुर्ग महिलाओं की नाराज़गी भी उन्हें झेलनी पड़ी थी, लेकिन तमाम रुकावटों और परेशानियों को सहन कर इस कार्य में जुटी बसंती देवी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। और इसका परिणाम यह हुआ कि जिन महिलाओं को रात दिन काम में लगा दिया जाता था, उन महिलाओं ने अपने अधिकारों के प्रति आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। बसंती देवी की जंगल बचाने की मुहिम गांव-गांव जारी थी। यदि आसपास के किसी भी गांव की महिलाएं जंगलों में लकड़ियां काटने के लिए जाती तो बसंती दीदी उनका पीछा करती। जहां पर लकड़ियां काट रही महिलाएं नजर आती, उन्हें लेख दिखाती और पूछती कि यदि कोसी सूख जाएगी तो फिर पीने से लेकर सिंचाई के लिए उनके पास क्या विकल्प रहेगा। धीरे धीरे ग्रामीण महिलाएं उनकी बात समझने लगी थी। जब महिला मंगल दल बने तो सभी गांव की महिलाएं स्वयं ही वनों पर नजर रखने लगी। लेकिन यह सब आसान भी नहीं था। इस मुहिम के बीच ग्रामीण पुरुषों के साथ ही वन रक्षकों का भी विरोध देखने को मिला, क्योंकि उस दौर में आज की तरह गैस नहीं थी और लकड़ी की सबसे पहली ज़रूरत चूल्हा जलाने के लिए होती थी। तब बसंती दीदी ने ग्रामीणों को समझाया कि जंगल उनका है, न कि सरकार का, और जंगल की रक्षा करना ग्रामीणों की ही जिम्मेदारी है। धीरे धीरे ग्रामीण इस बात को समझे और वनों का संरक्षण करना शुरू किया। ग्रामीणों ने जलाने के लिए केवल पुरानी और सूखी लकड़ियां ही उपयोग में लाने पर सहमति दे दी। इसका परिणाम यह हुआ कि जहां चीड़ के पेड़ थे वहां चौड़ी पत्ती के पेड़ पनपने लगे, जिसमें बांज, बुरांस, काफल के पौधे सबसे अधिक थे। जंगल बढ़े तो जो झरने कभी सूख जाते थे वह फिर से सदाबहार बहने लगे। रौलियान और कपाड़ी के गर्मियों में सूखने वाले नौले भी बारहमासी हो गए थे। बसंती दीदी ने वनों को बचाने की मुहिम के दौरान गांव में दुकानों के बाहर बैठकर जुआ खेलने वालों और बेकार बैठे रहने वाले पुरुषों को समाचार पत्र या अच्छी किताबें पढ़ने की सलाह भी दी। जब भी वह गांव में जाती और जुआ खेलते कोई नजर आए तो वह कहती, यदि इसी तरह जुआ खेलोगे तो स्कूल से आते जाते समय तुम्हें देखकर तुम्हारे बच्चे भी इसी तरह एक दिन जुआ खेलने लगेंगे। उनकी इन बातों का कई लोगों पर असर हुआ और उन्होंने दुकानों, रास्तों में बैठकर जुआ खेलना बंद कर दिया। नारी सशक्तिकरण को लेकर किए गए कार्य के लिए बसंती दीदी को वर्ष 2016 में सर्वोच्च नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया था। वर्ष 2016 में ही असाधारण महिलाओं को दिया जाने वाला देवी पुरस्कार भी तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज ने उन्हें प्रदान किया। वर्ष 2017 में फेमिना वुमेन जूरी अवार्ड उन्हें प्रदान किया गया। यह अवार्ड पर्यावरण और एक दशक तक सूखी कोसी नदी को जीवन देने के लिए कलाकार और क्यूरेटर बोस कृष्णामाचारी और अभिनेता फेडी दारूवाला ने उन्हें प्रदान किया। इसके बाद वर्ष 2022 में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने पर भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया। पद्मश्री भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण के बाद भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
बेहद सरल और साधारण जीवन जीने वाली बसंती दीदी के कार्यों की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मन की बात में कर चुके हैं। इस समय पिथौरागढ़ के भदेलवाड़ा में रह रही 65 वर्षीय बसंती दीदी अभी भी काफ़ी सक्रिय हैं और पर्यावरण संरक्षण सहित अन्य कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेती रहती हैं।